आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदीप इंडिया चैनल पर। और आज कराने वाले हैं हम कक्षा 10 का मॉडल पेपर। ठीक है, 2025 का मॉडल पेपर। तो आइए शुरू करते हैं। तो विषय हमारा क्या है? हिंदी, पूर्णांक 70, समय होगा 3 घंटे 15 मिनट। निर्देश पढ़ेंगे पहले कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। दूसरा टॉपिक हमारा प्रश्न पत्र दो खंड ए तथा खंड ब में विभाजित है, यानी प्रश्न पत्र दो खंडों में विभाजित है, ए और ब। तीसरा निर्देश है प्रश्न पत्र के खंड ए में बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसमें सही विकल्प का चयन करके OMR शीट पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला करें। ठीक है, OMR शीट में जो विकल्प आप गोला करेंगे वो नीले पेन से या फिर काले बॉल पॉइंट पेन से पूर्ण रूप से काला करेंगे। चौथा निर्देश है कि खंड ए में बहुविकल्पीय प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है, यानी बहुविकल्पीय प्रश्न है आपके, वो 1 नंबर का 1 विकल्प है। पांचवा निर्देश है OMR शीट पर उत्तर अंकित किए जाने के बाद उसे काटे नहीं, पश्चात माने बाद में काटे नहीं, तथा रेजर एवं फाइटनर आदि का प्रयोग न करें, कि उसे रबड़ से मिटाएं नहीं और जो व्हाइटनर होता है हमारा उसे न मिटाएं। ठीक है, व्हाइटनर से या रबड़ से उसको मिटाएं नहीं। छठा निर्देश है कि प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए हैं, जैसे प्रश्न है आपके उनके सामने उनके जो अंक है वो दिए गए हैं। कई प्रश्न 1 नंबर का है या 2 का है या फिर 4 नंबर का प्रश्न है, तो बिल्कुल वो सामने ही दिए गए हैं। तो अब हमारा खंड है ए और इसका पूर्णांक है 20, यानी ये खंड जो ए है हमारा 20 नंबर का है, इसमें सभी बहुविकल्पीय प्रश्न है। तो देखते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। तो पहला प्रश्न है हमारा कि बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? कि बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? ऑप्शन नंबर ए भारतेंदु युग, ऑप्शन नंबर बी द्विवेदी युग, ऑप्शन नंबर सी शुक्ल युग, ऑप्शन नंबर डी शुक्लोत्तर युग। तो बाबू गुलाब राय जो हैं वो द्विवेदी युग के लेखक हैं, तो आपका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी द्विवेदी युग। अब प्रश्न नंबर 2 है तो चिंतामणि किस विधा की रचना है? चिंतामणि जो है रचना वो किस विधा की है, उसमें विधा बतानी है। ऑप्शन नंबर ए निबंध, ऑप्शन नंबर बी कविता, ऑप्शन नंबर सी नाटक, ऑप्शन नंबर डी कहानी। तो चिंतामणि जो है उसकी विधा क्या है? तो ये निबंध है। ठीक है, चिंतामणि की विधा क्या है? निबंध। और ये किसका निबंध है? तो ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ठीक है, कभी पूछ लेता है चिंतामणि किसकी रचना है या किसके लेखक कौन है, तो ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना। और इसकी विधा पूछी है तो इसमें विधा क्या हो जाएगी? निबंध। तो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अब है प्रश्न नंबर 3 कि गबन किसकी रचना है? ठीक है, गबन किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर ए मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी निराला, ऑप्शन नंबर डी हरिकृष्ण प्रेमी। तो गबन जो है वो मुंशी प्रेमचंद की रचना है, तो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि गबन किसकी विधा की रचना है, ये ऊपर पूछा है चिंतामणि किस विधा की रचना है, और आपसे ये पूछ लिया जाए गबन किस विधा की रचना है, तो ये है उपन्यास विधा की रचना। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद का ये उपन्यास है गबन। अब प्रश्न नंबर 4 कि शुक्ल युग किस समय अवधि है?
यानी शुक्ल युग कब से कब तक चला है, ये इसमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए 1936 ईस्वी से 1943 ईस्वी तक। ऑप्शन नंबर बी है 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक। और ऑप्शन नंबर सी है 1900 ईस्वी से 1918 तक। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो शुक्ल युग कब से कब तक चला है, तो ये चला है 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक। ठीक है, शुक्ल युग को हम प्रेमचंद युग और छायावादी युग या छायावाद युग के नाम से जानते हैं। तो ये चला है 1919 से 1938 ईस्वी तक। और कहीं कहीं दे रखा है ये 1922 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक, लेकिन हमारे इसमें विकल्प है नहीं 1922 का, तो यही है आपका 1919 से 1938 ईस्वी तक। अब प्रश्न नंबर 5, नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? तो ऑप्शन नंबर ए जीवनी, ऑप्शन नंबर बी आत्मकथा, ऑप्शन नंबर सी साक्षात्कार या भेंट वार्ता, ऑप्शन नंबर डी रेखा चित्र। तो नीड़ का निर्माण फिर इसकी विधा है आत्मकथा। तो आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगर आपसे मालूम कर लिया जाए कि नीड़ का निर्माण फिर किसकी रचना है, तो ये रचना है हरिवंश राय बच्चन की। अब प्रश्न नंबर 6, प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? ऑप्शन नंबर ए द्विवेदी युग, ऑप्शन नंबर बी भारतेंदु युग, ऑप्शन नंबर सी प्रगतिवादी युग, ऑप्शन नंबर डी छायावादी युग। तो प्रिय प्रवास जो है वो द्विवेदी युग की रचना है। तो इसका आंसर सही होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगर ये पूछा जाए आपसे कि प्रिय प्रवास किसकी रचना है, तो प्रिय प्रवास रचना है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। अब प्रश्न नंबर 7, मधुशाला किसकी रचना है? यानी मधुशाला किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर ए रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन नंबर बी हरिऔध, ऑप्शन नंबर सी हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन नंबर डी सुमित्रा नंदन पंत। तो मधुशाला रचना है हरिवंश राय बच्चन की। तो इसका आंसर सही होगा सी। अब प्रश्न नंबर 8, भारत भारती किसकी रचना है? तो भारत भारती किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर ए सियाराम शरण गुप्त, ऑप्शन नंबर बी मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन नंबर सी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर डी महादेवी वर्मा। तो भारत भारती रचना है मैथिली शरण गुप्त की। तो आंसर सही होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 9, आधुनिक काल कब से कब तक है? आधुनिक काल कब से कब तक है इसका सन बताना है। सन 1843 ईस्वी से अब तक। ऑप्शन नंबर बी 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक। ऑप्शन नंबर सी सन 1918 ईस्वी से 1936 ईस्वी तक। ऑप्शन नंबर डी 1936 ईस्वी से 1943 ईस्वी तक। तो आधुनिक काल है सन 1843 ईस्वी से अब तक। तो आंसर चला जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। प्रश्न नंबर 10, मतीराम किस युग के कवि हैं? ठीक है, युग के या काल के कवि हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आधुनिक काल, ऑप्शन नंबर बी आदिकाल, ऑप्शन नंबर सी भक्ति काल, ऑप्शन नंबर डी रीतिकाल। तो मतीराम हैं आपके रीतिकाल के कवि। तो आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। अब प्रश्न नंबर 11 है, हास्य रस का स्थायी भाव है। ऑप्शन नंबर ए शोक, ऑप्शन नंबर बी रति, ऑप्शन नंबर सी हास्य, ऑप्शन नंबर डी निर्वेद। तो हास्य रस का स्थायी भाव है हास्य। तो आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, क्योंकि शोक जो स्थायी भाव है वो करुण रस का है, और जो रति है वो श्रृंगार रस का स्थायी भाव है, और निर्वेद जो है वो शांत रस का स्थायी भाव है।
अब प्रश्न नंबर 12 कि सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मनो नील मणि शैल पर आतप पर्यो प्रकाश। उपरोक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ये दो पंक्ति दी गई हैं आपकी, इसमें अलंकार पूछा गया कौन सा अलंकार है। तो ऑप्शन नंबर ए उपमा अलंकार, ऑप्शन नंबर बी उत्प्रेक्षा अलंकार, ऑप्शन नंबर सी रूपक अलंकार, ऑप्शन नंबर डी सलेश अलंकार। तो सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मनो नील मणि शैल पर आतप पर्यो प्रकाश, तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। अब प्रश्न नंबर 13 है रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? ठीक है, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 3, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 4, ऑप्शन नंबर डी 5। तो रोला छंद में कितने चरण होते हैं? तो रोला छंद में होते हैं 4 चरण। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अब प्रश्न नंबर 14 है आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन नंबर ए बी, ऑप्शन नंबर बी मान, ऑप्शन नंबर सी अक, ऑप्शन नंबर डी आ। तो आकर्षण शब्द में उपसर्ग है आ, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अब प्रश्न नंबर 15 कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? ठीक है, रचना के आधार पर वाक्य कितने भेद हैं? ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 5, ऑप्शन नंबर सी 6, ऑप्शन नंबर डी 3। तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न नंबर 16 पीतांबर में कौन सा समास है? यानी पीतांबर में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर ए पर है आपका कर्मधारय, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है द्वंद्व समास, और ऑप्शन नंबर सी बहुव्रीहि समास, ऑप्शन नंबर डी तत्पुरुष समास। तो पीतांबर में समास है बहुव्रीहि, क्योंकि जब समास विग्रह करेंगे तो पीतांबर का समास विग्रह हो जाएगा पीले वस्त्र हैं जिसके, तो इसलिए इसमें कौन समास है? बहुव्रीहि। अब प्रश्न नंबर 17 है आंसू का तत्सम रूप है। आंसू का तत्सम रूप है ऑप्शन नंबर ए अश्रु, ऑप्शन नंबर बी अंशु, ऑप्शन नंबर सी रोना, ऑप्शन नंबर डी आंख। तो आंसू का तत्सम रूप है अश्रु। ठीक है, आंसू का तत्सम रूप है अश्रु, तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही। अब है प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 है कृत वाच्य में किसकी प्रधानता होती है? ऑप्शन नंबर ए कर्ता की प्रधानता, ऑप्शन नंबर बी कर्म की प्रधानता, ऑप्शन नंबर सी भाव की प्रधानता, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो कृत वाच्य में प्रधानता होती है कर्ता की, तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। अब है प्रश्न नंबर 19 तिताभ्य शब्द में वचन एवं विभक्ति है। ऑप्शन नंबर ए षष्ठी विभक्ति एक वचन, ऑप्शन नंबर बी सप्तमी विभक्ति द्विवचन, ऑप्शन नंबर सी षष्ठी विभक्ति बहुवचन, ऑप्शन नंबर डी चतुर्थी विभक्ति बहुवचन। तो ताप्य शब्द में वचन एवं विभक्ति हैं चतुर्थी विभक्ति बहुवचन, तो ऑप्शन नंबर इसका सही होगा डी। अब है आपका प्रश्न नंबर 20 निम्नलिखित में सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर ए मनुष्य, ऑप्शन नंबर बी बचपन, ऑप्शन नंबर सी वह, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इनमें सर्वनाम है आपका वह, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ।
तो इस तरह से आपका खंड ए समाप्त हो गया। अब होगा खंड ब। अब है खंड ब वर्णात्मक प्रश्न। ये पूर्णांक इसका 50 का, 20 नंबर के आपके विकल्प हो गए खंड ए में। अब है खंड ब, ये आपका 50 नंबर का है। तो अब प्रश्न नंबर इसका 1, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये नीचे गद्यांश है, इसके आधार पर आपको 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो गद्यांश पढ़ेंगे पहले कि यह कोई बात नहीं है कि एक स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हम में नहीं है, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें बेगुण हो। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढता है। निर्बल बलिका धीर उत्साही का उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त युक्ति और उपाय के लिए चाणक्य का मुंह ताकता था। नीति विशारद अकबर मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखता था। तो ये हमारा गद्यांश, ये हमने पढ़ लिया। अब इसी के आधार पर हमें इनके उत्तर देने हैं। तो पहला प्रश्न हमारा कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो इसमें संदर्भ पूछा तो संदर्भ बताना है। तो आप पहले इसकी पहचान करेंगे कौन से पाठ से लिया गया है। तो देखो इसमें पहले लाइन में आ रहा है आपका कि यह कोई बात नहीं है कि एक स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। तो पाठ का नाम आ गया इसमें मित्रता। ठीक है, पहचान हो गई हमारी मित्रता। तो मित्रता पाठ किसने लिखा है? तो मित्रता पाठ लिखा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो इसका संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। तो ये हो जाएगा आपका पहले प्रश्न का उत्तर। अब दूसरा प्रश्न है गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो ये हमारी जो रेखा खींची हुई है इसकी हमें व्याख्या करनी है। शुरू से लेकर के आकर्षित होते हैं यहाँ तक इसकी रेखा खींची हुई है, तो हमें यहाँ तक इसकी व्याख्या करनी है। तो व्याख्या हेड डालेंगे और व्याख्या लिखेंगे कि लेखक का कहना है कि यह कोई बात नहीं है, कि यह कोई खास बात नहीं है कि एक स्वभाव और एक रुचि के लोगों में ही, व्यक्तियों में ही मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर व्यक्ति एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं, क्योंकि जो गुण उनमें नहीं है वो चाहते हैं कि उनमें वो गुण आ जाएं जो दूसरे व्यक्तियों में होते हैं। तो इस तरह से लिखेंगे इसकी व्याख्या। अब है प्रश्न नंबर 3 कि लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं। तो आप यहां से लिखेंगे, ऐसा देखें कि समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं क्योंकि, यहां लिख देंगे आप, क्योंकि जो गुण हम में नहीं है हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें बेगुण हो। तो आप यहां तक लिख सकते हैं इसमें। अब अथवा अगर आपको ये नहीं पता है कि ये कौन से पाठ से लिया गया है तो आप इसे को ना करके इसे कर सकते हैं। ठीक है, इसे ना करके इसको कर सकते हैं। तो दूसरा दे रखा अथवा में आपका, हे भगवान तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परमपिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख न मिलेगी, क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर न बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके। यह असंभव है, फेर दिए पिताजी, यानी फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूं, इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। ठीक है, तो आपको इन दोनों में से एक करना है। प्रश्न नंबर आपका 1 है, तो या तो आप ऊपर वाला गद्यांश कर सकते हैं या फिर नीचे वाला कर सकते हैं। ये आपको छूट में मिला है, आपको दोनों नहीं करने हैं, दोनों में से एक ही करने हैं, यानी एक गद्यांश के 3 प्रश्न करने हैं, या तो इसके करते हैं या फिर इसके कर दें। देखो अब इसके प्रश्न देख लेते हैं कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। ठीक है,
तो संदर्भ लिखने के क्या करेंगे, हम सबसे पहले गद्यांश को पहचानेंगे कि ये कौन से पाठ से लिया गया है। तो ये कौन से पाठ से लिया गया है, तो ये लिया गया है आपका ममता पाठ से, जिसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। तो गद्यांश का संदर्भ लिखेंगे कि उपयुक्त गद्यांश या प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड के ममता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। अब प्रश्न नंबर 2, गद्यांश के रेखांकित अंश का भाव स्पष्ट कीजिए, यानी इसकी व्याख्या करनी है आपको, जैसे ऊपर करी थी अभी ऐसे ही आपको इसकी करनी है। ठीक है, ऐसी व्याख्या आपको इसकी करनी है जैसे आपने ऊपर वाली करी थी। तो इसमें लिखेंगे कि लेखक का कहना है कि पहले हेड डाल देंगे व्याख्या, उसके बाद लिखेंगे कि ममता कहती है कि पिताजी परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, कि पिताजी परम पिता की यानी ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस क्यों? क्या भीख न मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ यानी पृथ्वी पर, क्या कोई हिंदू पृथ्वी पर न बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके? ठीक है, इसलिए जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न न दे सके। इस तरह लिखेंगे इसकी व्याख्या। अब प्रश्न नंबर 3, ममता द्वारा किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है? तो इस गद्यांश में जो ममता के पिता ने आभूषण लिए थे उनको ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया है ममता ने। प्रश्न नंबर 2, दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये भी आपके 6 नंबर के यानी 2 नंबर के 3 प्रश्न हैं, और ऐसे ही आपके इसमें थे। ठीक है, 2 नंबर के 3 प्रश्न थे 6 नंबर के, और 6 का ही आपका अब ये है। ये तो आपके गद्यांश हो गए, इनमें दोनों में आपको एक करना है। और अब है प्रश्न नंबर 2, पद्यांश। तो पद्यांश है कि चरण कमल बंधो है राई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहरा सुने गूंग पुन बोले, रंग चले सिर छत्र धराई, स्वामी सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो तिहि पाई। तो इसका प्रश्न नंबर 1 है उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो इसे पहचानेंगे तो ये सूरदास जी ने लिखा है। ठीक है, तो सूरदास जी कौन सा पाठ लिखा है? पद। ठीक है, पाठ का नाम है पद। तो जब संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में पद नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता सूरदास जी हैं। अब है प्रश्न नंबर 2 कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखा खींची हुई आपकी, बहरा सुने गूंग पुन बोले, रंग चले सिर छत्र धराई, यहां तक। तो इसमें लिखेंगे व्याख्या हेड डाल करके कि सूरदास जी कहते हैं कि यदि ईश्वर की कृपा हो जाए तो बहरा व्यक्ति सुनने लगेगा और गूंगा व्यक्ति बोलने लगेगा। ठीक है, कि बहरा व्यक्ति सुनने लगेगा और गूंगा व्यक्ति पुनः बोलने लगेगा। और रंग चले सिर छत्र धराई, यानी कि निर्धन व्यक्ति भी राजा बन सकता है या राजा की तरह छत्र धारण कर सकता है। इस तरह से लिखेंगे इसकी व्याख्या। अब है प्रश्न नंबर 3 कि उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो उपयुक्त पंक्तियों में रूपक अलंकार है। अब है अथवा, सुनी सुंदर बैन सुधारत साने, सियानी है जानकी जाने भली, तिरछे करी नैन तिहे समुझाई, कछु मुस्काई चली, तुलसी तेहि अवसर तेहि रावे, अब लोकति लोचन लाहू अली, अनुराग तड़ाग में भानु उदय,
बिक्सी मनु मंजुल कंज कली। ठीक है, तो अब आपको अगर ये नहीं पता है तो आप इसे कर सकते हैं, यानी इसमें भी आपको छूट मिली है, या तो आप इसे करें या फिर इसे करें, अथवा का मतलब होता है एक करना है, कोई सा भी कर दो। ठीक है, तो आप इसमें देखेंगे पहला प्रश्न है उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो इसमें देखेंगे तो देखो इसमें आ रहा तुलसी, तो ये तुलसीदास जी ने लिखा है। तो कौन सा पाठ लिखा है तुलसीदास जी ने? तो इसमें दो पाठ लिखे हैं, एक तो लिखा है धनुष भंग और दूसरा लिखा है वन पथ पर। तो ये लिया गया आपका वन पथ पर पाठ से। ठीक है, तो संदर्भ लिख देंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में काव्यखंड के वन पथ पर नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता या इसके कवि तुलसीदास जी हैं। अब प्रश्न नंबर 2, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो रेखांकन की हुई है अनुराग तड़ाग में भानु उदय बिक्सी मनु मंजुल कंज कली। तो इसकी व्याख्या करनी है। तो व्याख्या में लिखेंगे कि तुलसीदास जी कहते हैं कि अनुराग रूपी तालाब में, तड़ाग माने तालाब में भानु उदय हो गए हैं। भानु माने सूर्य, कि सूर्य उदय हो गए हैं। क्या अनुराग रूपी तालाब में प्रेम रूपी भानु यानी सूर्य उदय हो गए हैं। और बिक्सी मनु और विकसित हो गई हैं। मनु माने मानो मंजुल कंजकली, कमल की खलियां विकसित हो गई हैं। ठीक है, नहीं कमल विकसित हो गया है, कमल का जो फूल है वो विकसित हो गया है, उसकी कलियां विकसित हो गई हैं, फिर खिल गई हैं। ठीक है, तो बार देख लेंगे कि अनुराग रूपी तालाब में भानु यानी सूर्य उदय हो गए हैं। सूर्य क्या था? राम रूपी सूर्य उदय हो गए हैं, जिससे कमल की कलियां विकसित हो गई हैं। तो ये लिखनी है आपकी व्याख्या। अब प्रश्न नंबर 3, अनुराग तड़ाग तथा मनु मंजुल कंज कली में कौन सा अलंकार है? तो देखो अनुराग तड़ाग में तो अलंकार आपका होगा रूपक, और मनु मंजुल कंज कली में अलंकार आपका एक तो हो गया, इसमें मनु आ गया तो उत्प्रेक्षा, और मंजुल कंज कली इसमें आपका अनुप्रास भी है। ठीक है, क्योंकि लय बढ़ की आवृत्ति बार बार भी हो रही है, तो इसमें आपको 3 है, इसमें रूपक भी है उपमा भी है। ठीक है, रूपक भी है उपमा भी है और उत्प्रेक्षा और आपका अनुप्रास भी है। तो इसमें आप 3-4 अलंकार दे रखे हैं, तो आप लिखेंगे कि उपमा अनुप्रास रूपक और उत्प्रेक्षा। अब आपका प्रश्न नंबर 3, दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो ये आपका 5 नंबर का है, ये 2 नंबर का इसमें संदर्भ और 3 नंबर के इसमें हिंदी में अनुवाद। ये बीच हम व्याख्या कर सकते हैं, 3 नंबर का इसमें अनुवाद है और 2 नंबर की इसमें संदर्भ है। ठीक है, 2 नंबर का संदर्भ और 3 नंबर का इसमें हिंदी में अनुवाद। तो पहला गद्यांश है, ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषा केंद्र स्थलम अस्ति इत एव संस्कृत वांग में संस्कृत आलोक सर्वत्र प्रसत्र। मुगल युवराज दाराशिको अत्रागत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययन अकरोत् संतसात् ज्ञाने तथा प्रभावित अभवत् यत् तेन उपनिषद अनुवाद फारसी भाषायां कारित है। तो ये देखेंगे पहले कौन सा लिया गया है, कौन से पाठ से लिया गया है। तो ये लिया गया है आपका वाराणसी पाठ से। तो संदर्भ में लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। तो इसमें लिखेंगे आपको संदर्भ, इसमें कोई लेखक होते नहीं है, तो इसमें केवल पाठ का नाम लिखना है। तो ये हो जाएगा आपका संदर्भ। तो 2 नंबर आपके बिल्कुल पक्के मिलेंगे। अब इसका हिंदी में अनुवाद करेंगे।
ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषाया केंद्रलम अस्ति। यह नगरी, ऐसा नगरी यानी यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। इत एव संस्कृत वांग में संस्कृत च आलोक सर्वत्र प्रसिद्धि। यहीं से संस्कृत साहित्य का और संस्कृत की, ठीक है, यहीं से संस्कृत साहित्य की संस्कृति, यानी यहीं से ही संस्कृत का साहित्य और संस्कृति सभी जगह आलोक सर्वत्र, आलोक माने संसार में, सर्वत्र माने सभी जगह, प्रसिद्ध माने फैला हुई है। यानी कि यहीं से संस्कृत का साहित्य और संस्कृति पूरे संसार में फैली हुई है या व्याप्त है। मुगल युवराज दारा शिको है, मुगल युवराज दारा शिको है अत्रागत है, यहाँ आकर के भारतीय दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया। यानी मुगल युवराज दारा शिकोह ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया। सत्यसाम ज्ञानेन तथा प्रभावित एवं, इसके ज्ञान से इतना प्रभावित हुए, यद तेन उपनिषद अनुवाद फारसी भाषायाम कारित है, उन्होंने इसका अनुवाद फारसी भाषा में कराया, यानी जो उपनिषद का अनुवाद फारसी भाषा में कराया। अथवा अगर आपको ये नहीं पता है तो आप इसको कर सकते हैं, ठीक है, दो दे रखे हैं। तो ये दूसरा है मानव जीवन से संस्करणम संस्कृति अस्माकं पूर्वजा मानव जीवनम संस्कृतुम महंतम प्रयत्न अकुर्वन्। तो अस्माकं जीवनस्य संस्करणाय यान आचारान विचारान च यदर्शयन् तत् सर्वम अस्माकं संस्कृति। तो इसको पहचानेंगे कौन से पाठ से लगाया है, तो ये लगाया है आपका भारतीय संस्कृति पाठ से। तो इसका संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। तो हिंदी में अनुवाद करेंगे कि मानव जीवन से संस्करण संस्कृति, कि मानव जीवन को संस्करण माने संस्कारित करने में या संभालने में, ठीक है, संस्कृति माने संस्कृति है कि मानव जीवन को संवारने के लिए संस्कृति है। मानव जीवन को संवारना क्या है, संस्कृति है। अस्माकं पूर्वजा, हमारे पूर्वज मानव जीवन संस्कृतम महंतम प्रयत्नम अकुर्वन्, संस्कृत माने संवारने के लिए, महंतम माने महान माने अनेकों, प्रयत्न माने प्रयत्न, अकुर्वन् माने किए, कि हमारे पूर्वजों ने जीवन को संवारने के लिए बहुत प्रयत्न किए या महान प्रयत्न किए। तो अस्माकं जीवनस्य संस्कारणे, उन्होंने हमारे जीवन को संवारने के लिए अनेक आचारों और विचारों को, ठीक है, आचारों और विचारों को एदर्शयन् तत् सर्वम अस्माकं संस्कृति, वह सभी हमारी क्या है, संस्कृति है, वह हमारी संस्कृति है, वह हमारी सभी संस्कृति है। इसलिए इसका हिंदी में अनुवाद। अब है प्रश्न नंबर 4 कि दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो ये तो हो गया आपका गद्यांश, ये हो गया आपका पद्यांश, यानी श्लोकों का आपको हिंदी में अनुवाद करना है। तो पहला श्लोक दे रखा है इसमें कि मानव हितवा प्रियो भक्ति क्रोधम हितवा न सोचती
कामम हितवार्थवान भक्ति लोभम हित्वा सुखी भवे। तो आपको इसमें भी ऐसे लिखना है, पहले 2 नंबर संदर्भ, फिर 3 नंबर हिंदी में अनुवाद। तो संदर्भ में लिखेंगे कौन सा पाठ से लिया गया है, ये पहचानना है आपको। तो ये लिया गया है जीवन सूत्राणी पाठ से। तो इसका संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश, या लिख सकते हैं आप श्लोक। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में जीवन सूत्राणी नामक पाठ से लिया गया है। अब हिंदी में अनुवाद करेंगे कि मानव हित्वा प्रियो भक्ति। मानव माने अभिमान, हित्वा माने त्याग कर, प्रियो भक्ति माने प्रिय हो जाता है। कि अभिमान त्याग कर प्रिय हो जाता है। कौन हो जाता है? मनुष्य। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे मनुष्य अभिमान त्याग कर प्रिय हो जाता है। क्रोधम हित्वा न शोचति, और क्रोध को त्याग कर, ठीक है, शोचति माने शोक नहीं करता, न माने नहीं, शोचति माने शोक नहीं करता, ने दुख नहीं करता। क्रोध को त्याग कर दुख नहीं करता। कामम हितवार्थवान भक्ति, और अपनी कामनाओं को छोड़कर, ठीक है, या अपनी कामनाओं को त्याग कर, कामना माने इच्छा, अपनी इच्छा को त्याग कर धनवान हो जाता है। हितवार्थवान माने धनवान हो जाता है। लोभम हित्वा सुखी भवेत, और लोभ को त्याग कर सुखी भवेत, सुखी हो जाता है। लोभ को छोड़कर सुखी हो जाता है। दोबारा देख लेंगे एक बार कि मनुष्य अभिमान को त्याग कर प्रिय हो जाता है, क्रोध को त्याग कर शोक नहीं करता, यानी दुख नहीं करता, और अपनी इच्छाओं को छोड़कर धनवान हो जाता है, और लोभ को त्याग कर सुखी हो जाता है। अथवा, अथवा हम दे रखा है आपको, सर्वे भवन्तु सुखिने सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाव भवेत्। अगर आपको ये नहीं आता है तो आप इसको कर सकते हैं, इसमें भी आपको छूट मिली हुई है। तो इसका संदर्भ लिखेंगे, तो ये लिख लिया गया आपका भारतीय संस्कृति पाठ से, जो आपको ऊपर लिया गया था ये वाला गद्यांश, उसी का ये श्लोक है। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। हिंदी में अनुवाद देखेंगे, सर्वे भवन्तु सुखिने, इस संसार में सभी सुखी हों। सर्वे भवन्तु सुखी यानी सभी सुखी हों। सर्वे सन्तु निरामया, और सभी निरोगी हों, यानी रोग रहित हों, किसी को कोई रोग न हो। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी कल्याण को देखें। ठीक है, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी कल्याण को देखें। मां कश्चित् दुख भाव भवेत्, कोई भी दुख का भागी न हो या न बने। दोबारा देख लेंगे कि इस संसार में सभी सुखी हों, सभी रोग रहित हों, सभी कल्याण को देखें, और कोई भी दुख का भागी न बने। अब है प्रश्न नंबर 5 कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से देखिए कि इसमें क्या करना चाह रहा है प्रश्न, कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक है, पहले आपको ये देखना आपने पढ़ा कौन सा खंड है, फिर जो खंड आपने पढ़ा है उसमें एक प्रश्न का उत्तर देना है आपको। ठीक है, तो पहला खंड आपका है मुक्ति दूत, दूसरा है ज्योति जवाहर, तीसरा है मेवाड़ मुकुट, चौथा खंड आपका अग्र पूजा, पांचवा है आपका जय सुभाष, छठा है मातृभूमि के लिए, सातवां खंड देखा आपका कर्ण, आठवां है कर्मवीर, और नवा खंड आपका तुमुल खंड काव्य। तो आप ये देखेंगे पहले कि आपने कौन सा पढ़ाया जा रहा, क्योंकि ये आपके जिले के हिसाब से आते हैं। ठीक है, तो आपको इनमें से 2 प्रश्न दे रखे हैं, च में 2 हैं, अड़े में 2 हैं, क में भी 2 हैं। प्रत्येक खंड में 2-2 प्रश्न है, और उनमें से आपको एक ही करना है, लेकिन करना वो है जो आपने पढ़ा है।
आपके जिले में कौन सा पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो ये खंड काव्य हैं। अपने विषय अध्यापक से एक बार जरूर मालूम कर लें कि कौन सा खंड हमारे यहाँ पढ़ाया जाएगा। तो हमारे यहाँ पढ़ाया जाता है मातृभूमि के लिए खंड काव्य। तो ये मातृभूमि के लिए खंड काव्य है, वो कौन कौन से जिलों के लिए मान्य है। तो ये मान्य है गोरखपुर, मुरादाबाद, अमरोहा, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, मैनपुरी और मुजफ्फरनगर के लिए मान्य है। अन्य जिले के विद्यार्थी अपने विषय अध्यापक से मालूम कर लें। जो मैंने नाम बताए हैं वो इसी को पढ़ेंगे मातृभूमि के लिए। कौन कौन जिलों के लिए पढ़ेंगे, यानी कौन कौन से जिले के विद्यार्थी पढ़ेंगे इसको। गोरखपुर के, मुरादाबाद, अमरोहा, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, मैनपुरी और मुजफ्फरनगर के विद्यार्थी इस मातृभूमि के लिए खंड काव्य को पढ़ेंगे। बाकी जो खंड काव्य हैं वो अपने विषय अध्यापक से मालूम कर लें कि कौन कौन से खंड काव्य हमें पढ़ने हैं। अगर आप दूसरा खंड काव्य करके आएंगे तो आपको बोर्ड एग्जाम में कोई भी नंबर नहीं मिलेगा। तो इसलिए खंड काव्य को ध्यान से पढ़ें और उसका आंसर दें। तो देखो इसमें मातृभूमि के लिए खंड काव्य में दो प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है मातृभूमि के लिए खंड काव्य के संकल्प सर का सारांश लिखिए। दूसरा प्रश्न है मातृभूमि के लिए खंड काव्य के आधार पर चंद्रशेखर का चरित्र चित्रण लिखिए। तो इनमें से आपको दोनों में से एक प्रश्न करना, कोई सा भी जो आपको अच्छे से याद हो। तो चंद्रशेखर इसमें नायक हैं मातृभूमि खंड काव्य के, तो चरित्र का चित्रण लिखना है। अब देख रहे हैं अगला प्रश्न। अब प्रश्न नंबर 6 है दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। ठीक है, 3 लेखक दिए गए हैं। पहला है आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी पहले लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरे हैं जयशंकर प्रसाद, तीसरे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इन 3 में से किसी एक का जीवन परिचय लिखकर और उनकी एक रचना का नाम लिखना है आपको। ज्यादा रचना नहीं मांगी है, केवल एक रचना मांगी है, तो एक रचना का नाम दे देंगे जो उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद की रचनाएं भारतीय संस्कृति है, जयशंकर प्रसाद की कामायनी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो निबंध है चिंतामणि बहुत प्रसिद्ध है। जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं वो आप उसमें लिख सकती हैं एक को भी। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अब प्रश्न नंबर 6 का ख दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए अपनी एक प्रमुख रचना को उल्लेख कीजिए। अपनी माने उनकी, यहाँ गलत छप गया उनकी। ठीक है, क्या जाएगा वहां पर, उनकी एक प्रमुख रचना को उल्लेख करना है। तो इनमें से भी 3 में से आपको एक का देना। ये नहीं है कि इसमें 2 दे दो उसमें से एक भी ना दें। ठीक है, तो जो मांगा गया वही देना। उन 3 लेखकों में से भी एक का देना है और इन 3 कवियों में से भी एक का देना है आपको जीवन परिचय। यानी कि उन 3 जो लेखक थे उनमें से भी एक का जीवन परिचय देना आपको, और जो 3 कवि दे रखे हैं आपको इनमें से भी एक का जीवन परिचय देना है और एक रचना का नाम लिखना है। तो इसमें है पहले नंबर पर दे रखा गोस्वामी तुलसीदास का नाम, और दूसरे नंबर पर है सुमित्रानंदन पंत, और तीसरे नंबर पर दे रखा है महाकवि सूरदास। तो इनमें 3 में से किसी भी एक कवि का जीवन परिचय और उनकी एक प्रमुख रचना है। तो गोस्वामी तुलसीदास रचना प्रमुख जो है वो है रामचरितमानस, सुमित्रानंदन पंत की चींटी है। ठीक है, पल्ला बहन की तो बहुत है प्रसिद्धि ज्यादा इनकी सभी। महाकवि सूरदास की सूर सारावली, साहित्य लहरी, सूर सागर, इनमें से कोई सी भी आप लिख सकते हैं। अब प्रश्न नंबर 7 कि अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। ठीक है, ये 2 नंबर का आपका प्रश्न है कि अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ यानी याद किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। तो इस प्रश्न पत्र में आपके 2 श्लोक आए हैं। तो देखिए आपके ये 2 श्लोक आ गए हैं इसमें कि मानव हित्वा प्रभक्ति, क्रोधम हित्वा न शोचति, कामम हित्वा अर्थवान, भक्ति लोभम हित्वा सुखी भवेत्। तो आपको ये भी नहीं लिखना है। दूसरा है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाव भवेत्। तो ये 2 श्लोक आपके, ये आपको नहीं लिखना है कि आपने पहले ही मना कर दिया कि ये आपको नहीं लिखने। जो प्रश्न पत्र में आए हैं वो आपको नहीं लिखने हैं। इन 2 श्लोकों को छोड़कर कोई से भी अन्य श्लोक आप एक लिख सकते हैं। अगर प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। ठीक है, 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में आपको देने हैं। पहला प्रश्न आपका, भारतीय संस्कृति मूलम किम अस्ति। ठीक है, भारतीय संस्कृति मूलम किम अस्ति। तो इसका उत्तर लिखेंगे आप कि भारतीय संस्कृति मूलम धर्म वेद पर्यावरण संरक्षणम आध्यात्मिकताम शांति च अस्ति। ठीक है, तो इसका ये उत्तर लिखेंगे आप कि भारतीय संस्कृति मूलम धर्म वेद पर्यावरण संरक्षणम आध्यात्मिकताम शांति च अस्ति। और दूसरा प्रश्न है आपका कि पुरुराज के आसीत। ठीक है, पुरुराज के आसीत, तो इसे लिखेंगे पुरुराज एक भारतीय वीर आसीत। ठीक है, पुरुराज एक है भारतीय वीर आसीत, कि पुरुराज एक भारतीय वीर था। अब देखेंगे तीसरा प्रश्न आपका, तीसरा प्रश्न है चंद्रशेखर के आसीत। चंद्रशेखर के आसीत, तो लिखेंगे चंद्रशेखर प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्त च आसीत, कि चंद्रशेखर प्रसिद्ध क्रांतिकारी और देशभक्त था। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 4 कि वीर केन पूज्यते। वीर केन पूज्यते, तो इसमें लिखेंगे वीर वीरेण पूज्यते। ठीक है, वीर वीरेण पूज्यते। तो 4 प्रश्न थे आपको, चारों मैंने हल करा दिए हैं। तो इसमें आपको 2 के उत्तर देने। ठीक है, 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अब प्रश्न नंबर 9 कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। ये आपको 7 नंबर का प्रश्न है। पहला है पर्यावरण संरक्षण के उपाय। पर्यावरण संरक्षण के उपाय। नंबर 2 आतंकवाद कारण एवं निवारण। फिर जनसंख्या लाभ हानि। फिर नंबर 4 नारी सशक्तिकरण। तो इनमें से चारों में से किसी एक पर आपको निबंध लिखना है। अब है प्रश्न नंबर 10, अपने विशेष रुचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए। यानी अपने मित्र को एक पत्र लिखना है, आप जिसमें कोई भी रुचि रखते हैं, आपका मन किसमें अच्छा लगता है, उसके लिए आप अपने मित्र को एक पत्र लिखेंगे। अथवा इसे लिखते हैं, आप दूसरा लिख सकते हैं तो उत्तर मध्य रेलवे को एक शिकायती पत्र लिखिए जिसमें टिकट निरीक्षण द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार का उल्लेख हो। ठीक है, टिकट काटने वाले जो होते हैं, जो आपको टिकट देते हैं, वो आपके साथ गलत व्यवहार करते हैं, तो आप उत्तर रेलवे को एक शिकायती पत्र लिख सकते हैं। तो किस तरह से लिखेंगे, तो ये था आपका मॉडल पेपर कक्षा 10 2025 का। तो इस तरह से आएगा आपका बोर्ड एग्जाम का पेपर। ठीक है, यूपी बोर्ड 2025 का जो पेपर आएगा वो इसी तरह का आएगा। तो आपको हमने ये पूरा पेपर बता दिया, समझा दिया है कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। अगर जो भी आपको समझ में नहीं आया हो उसको हमें कमेंट करके बता दें, आपको हम दोबारा से इसको रिपीट करा देंगे कि इसमें क्या करना है आपको और कैसे लिखना है, कैसे समझना है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और जो भी हमारे चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन ऑन कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों को नमस्कार।